नमस्कार भाई मित्र। फाइनेंशियल स्टेटमेंट छापने का समय आ गया पर रेडी नहीं है। परंतु क्यों रेडी नहीं है? आईसीआई ने नया फॉर्मेट जो लॉन्च कर दिया है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए, इसलिए रेडी नहीं है ना। तो ये वीडियो उन सब अकाउंटेंट, चार्ट अकाउंटेंट, उन सब भाई मित्रों के लिए होने वाली है जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी फर्म में छापनी है और उनके पास नया फॉर्मेट नहीं है। और बस ये फॉर्मेट आईसीआई का कॉपी पेस्ट ही नहीं है, इसके अंदर मैं कई सारे फॉर्मूलास ऐड करने वाला हूँ और इस पूरी शीट को फुली ऑटोमेटिक करने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाया है कि इस शीट का यूज़ कैसे करना है। इसमें मैंने जो आईसीआई की कुछ छोटी मोटी गलतियां भी अगर निकल के आई है उन्हें भी मैंने फिक्स कर दिया है। और आपको बता दूं, मैंने इसे ऑफिशियल यूज़ के लिए इस सेम बैलेंस शीट को यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिया है और कई सारी बैलेंस शीट इसमें छाप भी चुका हूँ। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम प्रोफेशनल वर्किंग फाइल है और इसकी एक्सेल फाइल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उधर से देख लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्रिम गेमिंग टेक। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि हमारे पास जो एक्सेल शीट है वो रेडी है। चार्ट को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको अभी वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं इसे डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको खुद से कुछ समझ नहीं आएगा तो मेरी वीडियो भाई पूरा देख लीजिएगा, मेहनत से बनाइए। और उस चार्ट को बनाने में मैंने अकेले ने बनाया है और काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इस चार्ट के अंदर जो हमारी आईसीआई ने जो गलतियां करी थी उन्हें भी मैंने सुधारा है। और आईसीआई जिस तरह से प्रेजेंटेशन करना चाहता था सेम उसी प्रेजेंटेशन का मैंने ढंग यहाँ पर अपनाया है, पर फॉर्मूले लग सके उस हिसाब से हल्का फुल्का एडजस्टमेंट किया हो। और ये पूरी की पूरी तरीके से मैं इसे ऑफिशियल यूज़ में ले चुका हूँ, तो आप भी इसे ऑफिशियल यूज़ में ले सकते हैं एज इट इज़। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एक्सेल थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फॉर्मूले एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेहनत लगी वो डेप्रीसिएशन के पार्ट में लगी है। जो आईसीआई का डेप्रीसिएशन में जो आईसीआई प्रेजेंट करना चाहता था उसी को मैंने लिया है, और वो थोड़ा हमें समझ में आ जाए, उसमें फॉर्मूले भी ऐड हो सके, इस तरीके फॉर्मेट में मैंने आईसीआई का वो डेप्रीसिएशन का चार्ट डाला है और एग्जैक्ट वही प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी है। आप उसे बिंदास ऑफिशियल यूज़ में दे सकते हैं। दोस्तों, इस फाइल के साथ आपको डेप्रीसिएशन की फाइल का भी लिंक मिलेगा। तो डेप्रीसिएशन चार्ट क्योंकि थोड़ा हार्ड है तो मैंने उसके लिए अलग से फाइल भी बनाई है और उसके ऊपर जल्दी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डिटेल के अंदर भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। मैं बता दूँ कि मैंने जितने भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं उनकी एक रेट के हिसाब से मैंने यहाँ पर कॉलम बनाए हैं इस एक्सेल फाइल के अंदर। और ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर अक्सर हमारे पास दो रेट हो जाती है, 40% की अलग और 15% की अलग। तो वो आपको एक डेप्रीसिएशन फाइल वाली में आपको मिल जाएगी, दो वाली रेट की भी। और आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके फॉर्मूले कॉपी पेस्ट करके आप और बढ़ा सकते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत एक्सेल तो आता ही होगा। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं जो आज आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और इसके बगल में हमने दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। और प्रॉफिट एंड लॉस के बगल में हमने सारे के सारे नोट्स दे रखे हैं जो कि आपको लगने वाले हैं। अच्छा, इसे भरने की एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा और वन बाय वन आपको हर एक उस नोट्स पे ले जाऊंगा और आप देखेंगे किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में अपने आप फिगर्स आएगी, आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हो सकता है इसमें कुछ जगह पे ऑटोमेटिक फिगर्स वगैरह नहीं आए क्योंकि उधर फॉर्मूले नहीं लगे हो जो कि कम यूज़ होने वाली चीज़ें हो, जैसे कि बैलेंस शीट में आप जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में हमें कोई नहीं दिखेगा क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर हम रिजर्व एंड सरप्लस अक्सर नहीं दिखाते हैं, हम सीधे ओनर कैपिटल अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस वाले का मैंने फॉर्मूला ऐड नहीं किया है। ऐसी कई आपको हो सकता है कहीं एक आध जगह पे आपको कमी दिख जाए तो उसे आप खुद से सेट कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे भरना कैसे है। तो बैलेंस शीट को भरने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनना चाहिए क्योंकि पी एंड एल का बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा। अब पी एंड एल को भरने के लिए आपको बता दूं कि 19 से 25 नंबर तक के नोट्स है जहाँ से पी एंड एल के आइटम्स आ रहे हैं। तो हम सीधे यहाँ पर लास्ट वाला नोट्स ओपन कर लेंगे जो कि 1925 तक है। ये पूरा पी एंड एल का है, पूरी की पूरी शीट। अब इसके अंदर आप स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो आपको दिखा दूँ यहाँ पर राउंड ऑफ में अमाउंट इन 100 हमने कर रखा है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, करोड़ में, लाख में, थाउजेंड्स में आपको क्या करना है। यहाँ पर आप सेल्स दिखाएगी प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, और बाकी का आपका यहाँ पर टोटल अपने आप ही ले लेगा, फॉर्मूले लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके पिछले साल की आएगी और ये नई साल की आएगी, जैसा कि आपको पता है अब 2 साल का आपको डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी अदर इनकम आ जाएगी और यहाँ से आपका सारा डेटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आए पॉइंट नंबर 21, ये एक थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है क्योंकि इसमें आपके गुड्स के ऊपर आएगा। तो यहाँ रॉ मटेरियल के लिए हमने अलग ऑप्शंस दे रखे हैं
और आपके बाकी के परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है आपका, उसके लिए अलग दे रखा है। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो आप यहाँ पर इसकी फिनिश गुड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वालों का है, वर्किंग प्रोग्रेस यूज निकले है। स्टॉक इन ट्रेड वालों के लिए ये अलग से दे रखा है। यहाँ पर अब इन्वेंट्री अपनी ओपनिंग की और क्लोजिंग की ऐड करेंगे, और फिनिश गुड में वही लोग ऐड करें जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो अपना फिनिश गुड का यहाँ पर डालेंगे। और रॉ मटेरियल का ये ऊपर की साइड दे रखा है। आप इसे ओपन करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने आप चढ़ा देगा। तो आपको सीधे सीधे वैल्यू डाल देनी है बस, ठीक है। जहाँ पर भी फॉर्मूला लगे हैं उन जगह को छेड़छाड़ मत करिएगा। और मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज एक्सेल की होगी, तो आप अगर कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूले इधर उधर हो जाते हैं, तो आप उसे अपने आप सेट कर देंगे। और देख लीजिए जैसे कि इन जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सेल्स में, तो 0 लिखा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको मैन्युअली फिगर्स ऐड करनी है, यहाँ कोई फॉर्मूले नहीं लगे। अच्छा, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सचेंज का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर आपको सैलरी, वेजेस और स्टाफ वेलफेयर या एम्प्लॉयज़ का कोई भी आपने फंड वगैरह में खर्चा किया है वो आपको यहाँ पर डालना है। अच्छा, यहाँ पर ICI वालों ने लिख के दिया है इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और यहाँ पर भी सैलरी और वेजेस भी ऐड किया है। तो एक सवाल आता है कि डायरेक्ट लेबर वेजेस जो होती है, जो दिहाड़ी मजदूरों को दी जाती है, उसको भी यहीं पर डालना है क्या? तो आपको बता दूँ कि ICI ने इसमें एक नीचे की साइड अदर एक्सपेंसेस के अंदर लेबर चार्जेस करके भी अलग से ऐड करवाया था। तो यहाँ पर लेबर चार्जेस में आपको वो दिहाड़ी मजदूरों की डालनी है। लेकिन अगर वो दिहाड़ी मजदूर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट टर्म पे आपके साथ है और एक लंबे समय तक आपके साथ काम करने वाले हैं, तो एज सच उनको हम एम्प्लॉय मानेंगे कि आपके वो एम्प्लॉय की तरह हो गए, तो आप उन्हें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिखा सकते हैं। पर अगर हर दिन कोई अनजान आदमी आपके यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने आ रहा है और आपको उनसे कुछ खास लेना देना नहीं है और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा, तो आप उसे अदर एक्सपेंस में लेबर चार्जेस के अंदर दिखाइएगा उन चीज़ को। यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ की आएगी सैलरी वगैरह। और आपकी कोई भी इंटरेस्ट जारी है किसी भी लोन पर, वो सारी आपको यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दिखानी है। किसी भी तरह की बोरिंग कॉस्ट आपकी हो रही है वो भी यहीं दिखेगी, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। ये आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ट के, जो कि हमारा नोट नंबर 11 में बना हुआ है। तो वो आप जब भरेंगे तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अदर एक्सपेंस में बाकी के सारे एक्सपेंस आप इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पर कुछ मैंने हेड्स बना रखे हैं जो जनरली मेरे को यूज़ में आते थे जब मैं अपने बैलेंस शीट्स वगैरह बनाता था। तो आपके में जो जो यूज़ आ रही है वो ऐड कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सब हेडिंग कितनी भी चेंज कर सकते हैं। जो टॉपिक है, जो मेन फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, वो ICI ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, लेकिन आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके अंदर की सब हेडिंग्स को जरूर चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसे बाद में सॉर्ट कर सकते हैं। आपने जो भी माइनस प्लस किया है इन सारी हेडिंग्स को एक सॉर्ट कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? शिफ्ट दबा के आप सिंपली ये पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा और लेफ्ट क्लिक करके सॉर्ट के ऑप्शन से A to Z तक आप सॉर्ट कर लीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगी। और ये लास्ट वाला मिसलेनियस है, इसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये लास्ट में अच्छा लगता है। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, बस आप करना चाहे नहीं करना चाहे। अच्छा, ये नीचे ऑडिट रेम्युनरेशन है, तो आपका जो भी ऑडिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल टैक्स ऑडिट ही हो रहा होगा, तो यहाँ पर इजिकल टू F98 का जैसे फॉर्मूला लगा रखा है, तो ऑडिट रेम्युनरेशन से ऑटोमेटिकली अपने आप ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे सेट कर लीजिएगा अगर आप और भी एक्सपेंस वगैरह चेंज करते हैं अपने हिसाब से। जब आप ये पूरा भर लेंगे तो P&L में अपने आप वैल्यूज आ जाएगी। मैं ज़रा बहुत डाल के देखता हूँ, देखिए ये मैंने डाल दी थोड़ी बहुत फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अपने आप आ गया और आप P&L में जाके देखिए तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर अदर एक्सपेंस दिखा दिया है, ठीक है। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इस नोट से बन जाएगा। अब बचेगा केवल डेप्रिसिएशन का पार्ट, तो चलिए नोट 11 पे आते हैं। ये एक बहुत खतरनाक आपको चार्ट देखने में लगेगा अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि डेप्रिसिएशन का पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब कई लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत ईजी है। मैं आपको बता देता हूँ, इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने डिटेल में एक दूसरी वीडियो के अंदर किया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आप उस वीडियो में देख के डेप्रिसिएशन चार्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक दे देता हूँ क्योंकि मैंने इसे फुल ऑटोमेटिक किया हुआ है और ICI के फॉर्मेट से हल्का फुल्का बहुत चेंज किया है मैंने, ताकि ये लोगों को समझ में भी बहुत आसानी से आए और इस पर आप आसानी से काम कर सकें और आपके जो स्टाफ है वो भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मेन बात है आपको सीख जाएगी पर स्टाफ वगैरह को सिखाने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छा ईजी कर रखा है, पूरा फॉर्मेट को डिज़ाइन किया है खुद से। और आप जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले टेंजिबल एसेट का हमारा वो है डेप्रिसिएशन चार्ट। तो यहाँ पर सारे के सारे हेड डले हुए हैं और इनके अंदर ये डेप्रिसिएशन रेट डली है। अच्छा, ये मैंने डेप्रिसिएशन रेट का खुद कॉलम ऐड किया था इसमें। आप इसमें देख सकते हैं डेप्रिसिएशन रेट मैन्युअली यहाँ पर डली हुई है।
तो आप जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, आपको पता होगा आईटी इनकम टैक्स का रूल है कि हर एक ब्लॉक जो असेट का होता है उसमें सेम हेडिंग वाले होने चाहिए और उनके अंदर सेम रेट हो, उनका एक ब्लॉक बनता है। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग मैंने ब्लॉक बना रखे हैं। तो आप परसेंटेज यहाँ पर डालेंगे तो फॉर्मूले यहाँ नीचे लगे हैं ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, तो ये परसेंटेज डालना बहुत ज़रूरी है। और अगर समझिए किसी पार्ट है जो ऑफिस इक्विपमेंट में आपका 40% में हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गए, पर अगर आपके पास एसी वगैरह भी है, तो उन चीज़ों का आप क्या करेंगे 15% में जाएगा। तो उनके लिए आपको एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ देख सकते हैं साइड में यहाँ लिख रखे हैं कुछ गाइडलाइंस, जैसे क्रिएट मोर ब्लॉक इफ डिफरेंट रेट इन सेम हैंड। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से डेप्रिसिएशन चार्ट का एक और आपको एक्सेल शीट दी है। इसके अंदर 2 कॉलम वाले अलग अलग मैंने रख रखे हैं कि टेंजेबल एसेट में अगर 2 कॉलम हो ऑफिस इक्विपमेंट के 15% वाला भी, तो उसका मैंने उसमें ऐड करके रख रखा है। तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा इसमें पूरे में, और थोड़े बहुत फॉर्मूले चेंज हो गए तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा, फॉर्मूले वगैरह को जो बैलेंस शीट वगैरह में सही से फिगर है इससे। ठीक है, ये एक सिंगल वाली मैंने रख रखी है। आपको उसमें जहाँ जहाँ पर ये जो कमांड लिखे हुए हैं उस हिसाब से भरना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो ये सबसे पहले ग्रॉस ब्लॉक है आपका, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे आ रहा है। अगर आपके पास ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है तो मतलब पिछले साल तक आप क्या हो रहा होगा, आप कोई प्रोविजन नहीं बना रहे होगे डेप्रिसिएशन का, आप सीधे WDV वैल्यू पे अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहे होगे एसेट को। तो अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं पता है कि अब तक क्या था और ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पता है, तो ग्रॉस ब्लॉक में आप सीधे अपनी जो लास्ट वैल्यू है वही आप लिख दीजिएगा। ये 2024 की है और 2023 के लिए नीचे दे रखा है, मतलब पिछले साल का जो हमें रिपोर्ट करना है उसका नीचे की साइड बना रखा है। ये आपका डेप्रिसिएशन का है यहाँ नीचे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000 अब तक की कितनी है और उससे पिछले साल तक की, और ये नीचे की ये वैल्यू आ जाएगी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, और ये ऊपर ग्रॉस ब्लॉक में से डेप्रिसिएशन माइनस करके ये नेट ब्लॉक निकला हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ऐड कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको 1 अप्रैल 2023 पे आपके एसेट्स की क्या वैल्यू थी ग्रॉस ब्लॉक में, वो आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे कि ये मैंने डाल दिया 10,000, ये मैंने गलत हेड में डाल दी, रुकिए ये ऊपर डाल दी, ये देखिए अब मैंने यहाँ ये डाल दी। अच्छा, कुछ एडिशन हुआ था 4/10 से पहले, तो आपको पता है हाफ रेट लगेगी 4/10 से पहले, इस बार 3/10 से पहले के हाफ रेट डलेगी, तो ये अपने आप ही हाफ रेट ले लेगा। मैंने समझे 10,000 रुपये का ये पहले लिया था तो इस पर डबल डेप्रिसिएशन लगेगी, और 10,000 का मैंने बाद में लिया था, ज़्यादा लेती है मैंने। अब देख लीजिए आपका जो डैप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। एक 36,000 अपने आप कैलकुलेट हो गया और ये अपने आप कैलकुलेट हो गया। ये ऊपर रेट डाल रखी है उसके हिसाब से कैलकुलेट हो गया। आपने सबसे पहले तो ग्रॉस ब्लॉक बनना है ये 2023 वाला, ये वाला 2023-24 का ग्रॉस ब्लॉक बनना है जैसे। फिर यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2023 पे आना डिडक्शन वाले में, डेप्रिसिएशन वाले में। अब इसके अंदर आपको क्या बननी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बननी है अब तक की, मतलब कि 1 अप्रैल 2023 तक जितनी भी डेप चार्ज हो गई थी वो आपको यहाँ पर बननी है। उसके बाद ये नीचे की डेप्रिसिएशन अपने आप कैलकुलेट कर रहा है और आपकी 1 अप्रैल 2024 तक की टोटल डेप्रिसिएशन आपको यहाँ दिखा रहा है। जो भी टोटल डेप्रिसिएशन आपकी 1 अप्रैल 2024 तक लगी वो यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली बाकी आपको क्या करना है, नए में आपका 1 अप्रैल 2024 की वैल्यू ऑटोमेटिकली लेगा। अब आपको बस एडिशन डिडक्शन ये सब आपको डालने हैं। एसेट बेचा वो यहाँ पर आएगा, कोई एडिशन हुआ वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली नई साल की आपकी कैलकुलेट होगी और यहाँ पर अपने आप नेट ब्लॉक अपने आप दिख जाएगा। आपको यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन दिखा रहा है ये आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा रहा है और ये आपकी नेट वैल्यू है, WDV है जो आपकी नीचे एंड में आई। ऐसे ही नीचे इंटेंजिबल एसेट का बना हुआ है चार्ट, और ये आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के लिए भी चार्ट बना रखा है। डेप्रिसिएशन का थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आपको दे सकता है समझने में, तो उसके लिए एक मैं डिटेल वीडियो मैंने बताई, मैं लेके आऊँगा, उसे आप चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये डेप्रिसिएशन का चार्ट भर देंगे तो आपका P&L कंप्लीट हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा और उसमें कोई एडजस्टमेंट आपको करनी हो तो कर दीजिएगा। लाइक करंट टैक्स में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि करंट टैक्स हमने कुछ भी इसमें फॉर्मूले नहीं लगाए हैं, वो आप मैन्युअली कैलकुलेट करके अपना भरिएगा जो भी है। और प्रोविज़न आपका कोई है ये सब भी आपको खुद बनना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स में मैंने कोई फॉर्मूला इसमें ऐड खास नहीं कर रखा है, इसका नोट जरूर बना रखा है, जैसे नोट 6 आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। क्योंकि डेफर्ड टैक्स एक्चुअली में मेरे सामने कोई ऐसा केस नहीं आया नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर कि मुझे कैलकुलेट करना पड़े, क्योंकि इसे इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से ही हम लोग नॉन कॉर्पोरेट में अक्सर लेते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप सब कुछ इसमें लगा हुआ है। मेनली ये पूरा फॉर्मेट कॉर्पोरेट के ऊपर ही है, जो आपका कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है सेम वैसा ही फॉर्मेट इन लोगों ने दिया है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आपके लिए कर दी गई है।
ठीक है, अब हम बैलेंस शीट के पार्ट पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत ईजी था। तो सबसे पहले तो नोट 1 एंड 2। तो नोट 1 एंड 2 आपका क्या है, तो बैलेंस शीट में आप पढ़ के देखिए नोट 1 एंड 2 कहाँ आ रहे हैं। ब्रीफ अबाउट एंटिटी और समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आपको अपनी एंटिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में बताना है। तो ये आप इसे रेफ़र कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसमें आप कई सारी एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल नोट 1 में थोड़ा बहुत आपको एंटिटी के बारे में बताना है, तो कुछ लाइंस अपनी तरफ से ऐड कर दीजिएगा। और जो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मैंने यहाँ पर दे रखी है, तो आप अपनी देखिएगा आपकी एंटिटी जो है वो किस लेवल पे आती है और उसे कौन कौन से एएस एप्लीकेबल होने वाले हैं, और उसी के हिसाब से आपको सारे एएस के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। तो नोट 1 एंड 2 इसके भरोसे मत रहिएगा, हो सकता है इनमें थोड़ी गड़बड़ी हो, क्योंकि मैंने इन्हें एडजस्ट अभी तक नहीं किया है, उन्हें मैं बाद में आने पे करने वाला था। लेकिन ये बाकी की नोट्स है ये एकदम सही है, इन्हें आप रेफ़र कर दीजिएगा। तो इनमें आपके क्योंकि नोट 1 एंड 2 तो आपके थ्योरी के टाइप के है, तो इसके ऊपर मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। 3A एंड 3B पे अब हम आते हैं सीधे के सीधे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओनर की कैपिटल अकाउंट के ऊपर है। यहाँ पर आपको सिंपली नाम डालना है ओनर का, और यहाँ पर परसेंटेज में आपको लिख देना है कितना परसेंटेज है। अगर 60% है तो परसेंटेज का साइन लगा के आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले बिगड़ जाएगी वरना। अब आपको यहाँ पर इनका अमाउंट डाल देना है, कितना ओपनिंग बैलेंस था, कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना किया, और रेम्युनरेशन का आप यहाँ पर नीचे सीधे टोटल में डालिएगा इस वाले कॉलम में। ये ऊपर अपने आप परसेंटेज के हिसाब से अपने आप ही डिवाइड कर देगा, या फिर आप मैन्युअली आप चेंज कर सकते हैं अगर सबको परसेंटेज के हिसाब से नहीं मिल रही तो। और ये इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज के हिसाब से डाल देगा, आपको टोटल में इंटरेस्ट डाल देनी है जितनी सब पार्टनर को मिली, ठीक है। बाकी विड्रॉल, कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये तो सबकी अलग अलग होती है, तो वो आप मैन्युअली डालना। ये प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली ले रहा है आपको दिख रहा हो तो, और एक क्लोजिंग बैलेंस भी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपकी प्रीवियस ईयर की फिगर्स आएगी टोटल में सब पार्टनर का मिलाकर इसी के नीचे, ठीक है। और यहाँ पर P&L का बैलेंस भी ऑटोमेटिकली ले लेगा, कई सारे फॉर्मूलेस में लगे हुए हैं, तो सारी चीज़ चेक कर लीजिएगा। अब हम सीधे 4 to 7 नोट पे आएगी। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा नोट 4। इसकी ज़रूरत हमें इतनी नहीं पड़ती है, पर आप इसे देख लीजिए अगर आपको लगे तो। यहाँ पर है आपका बोरिंग कॉस्ट, यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म का आएगा, और यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म का आएगा। यहाँ पर आपके सेक्योर्ड लोन आएगी बैंक से, तो आप यहाँ पर बैंक का नेम ऐड कर दीजिएगा, जो भी बैंक से आप ले रहे हैं, और सामने अमाउंट लिख दीजिएगा। और अदर पार्टी से है तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख दीजिएगा उसके नीचे। ऐसी रिपेबल और डिमांड में आपका आ जाएगा ODCC, ये सब आपके फ्रॉम बैंक्स में यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें एक कॉलम रो ऐड कर दीजिएगा आप लोग, और रो इंसर्ट करने के बाद उसमें आप बैंक का नाम लिख के और इसके आगे फिगर लिख दीजिएगा आगे। और इसमें आप बाकी के दे सकते हैं। ये अनसेक्योर्ड लोन का आ गया, आपको कोई थर्ड पार्टी से कोई लोन है, कोई इंडिविजुअल से, तो आप उसे अदर पार्टी के अंदर यहाँ पर दिखा सकते हैं टर्म लोन की तरह से, ठीक है। ये डेफर टैक्स के लिए कैलकुलेशन का आ गया, यहाँ से आप डेफर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डेफर टैक्स नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तो मैंने इसमें कुछ खास फॉर्मूले नहीं लगाए हैं। तो आप ये फॉर्मेट लेकिन ICI का ही है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसे और थोड़ा बढ़िया बना सकते हैं। ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपकी यहाँ से आ जाएगी। आपको जो भी ऐड वगैरह करना है इसमें आप आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है 8 और 10 पे। तो ये आपके प्रोविजंस के ऊपर आता है ये वाला, और ये ट्रेड पेबल्स के अंदर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बस 2 जानकारी देनी है कि आपके MSME वाले ट्रेड पेबल्स क्या है और बिना MSME वाले ट्रेड पेबल्स क्या है। अच्छा, पहले आप हो सकता है आप लोगों को क्रेडिटर्स के नेम भी आप लोग अपने बैलेंस शीट में डालते हो, कि जो क्रेडिटर्स है उनका नोट्स में आप नाम डाल देते हो, पर इसमें उसका स्कोप नहीं दे रखा। इसमें आपको ऐसे डेप्टर्स का भी नाम नहीं डाल सकते आप। इसमें आपको सीधे ये देखना होगा कि आपके डेप्टर्स है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराने कौन से हैं, कितने रुपए के हैं, और 6 महीने से कम वाले कितना अमाउंट है। सीधे आपको अमाउंट डालना होता है, और उसमें आपको ये पब्लिकली जानकारी नहीं देनी होती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो डेप्टर्स और क्रेडिटर्स होते हैं वो बिजनेस के लिए एक अंदर की बात हो गई, तो उसे हम बाहर वाले को क्यों बताएं। और ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तो बाहर के लिए होते हैं, तो इसीलिए हम इसके अंदर नहीं डालते। पर जो आप अकाउंट मेंटेन्स कर रहे हैं उनके लिए उनमें से डालना ज़रूरी होता है। फिर भी अगर आपका क्लाइंट होता है वो आपसे बोलता है कि नहीं मेरे को ट्रेड पेबल्स वगैरह चाहिए, क्योंकि हो सकता है बैंक वगैरह उनसे मांगे, तो आप एक अलग से अदर नोट्स करके उन्हें दे सकते हैं, जिसके अंदर आप ये जानकारी दे दें और उसे आप स्टैम्प वगैरह करके सर्टिफाइड कर दें, ठीक है। वैसे एज सच इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नए फॉर्मेट में कंप्लाइंस में इसकी ज़रूरत नहीं आती। अदर करंट लाइबिलिटी में आप बाकी सारी लाइबिलिटी डाल दीजिएगा जितने पेएबल्स हैं जो कि आपके ऊपर आपके नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा ऊपर की साइड आप यहाँ डाल दीजिएगा। नोट बैलेंस शीट का हमने ये भरी दिया, इसके अंदर से आपका PPE जो आपका तो होता था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो सब इसमें आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा एसेट साइड में 12 and 18 नॉन करेंट एसेट का है ये। तो नॉन करेंट एसेट में ये
इन्वेस्टमेंट आ गया। तो ये वाले वो सारे इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी क्यूटेड वाले। क्यूटेड मतलब जो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। तो लिस्टेड वाली सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ ऊपर हमने ऐड कर दिए है। फिर अनलिस्टेड वाले हैं और यहाँ पर एक आपको टोटल का समरी आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको पार्टनरशिप फर्म में अगर आपने कोई इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी और देनी पड़ेगी, फुट नोट में आपको दे रखा है। उसके बाद एक करंट इन्वेस्टमेंट में लिस्टेड वाले और अनलिस्टेड वाले, और फिर से टोटल। ये पूरा का पूरा आईसीआई के फॉर्मेट पे ऊपर है और उसमें हमने फॉर्मूलेस ऐड कर करके सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है। तो कुछ भी अलग ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। सेम फॉर्मेट आप अपने यूज़ में लीजिए, ऑफिशियल यूज़ में। ये लोन एंड एडवांसेस के ऊपर है। कैपिटल एडवांसेस आपने दे रखे हैं, मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए एडवांस जो हम देते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह या फिर कोई फर्नीचर वगैरह कुछ टाइप आपने खरीदने के लिए दिया है तो आप उसे कैपिटल एडवांस कहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के एडवांस आ गए और अदर लोन एंड एडवांस में आप वो एडवांस चल सकते हैं जो कि आपके और बाकी के जो बचे, कोई भी आपके ये अनसेक्योर्ड वाले यहाँ पर आ गए, सेक्योर्ड वाले यहाँ पर आ गए। तो आप उस हिसाब से अदर पार्टीज या बैंक्स आपने जो भी आपने दे रखा है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अदर नॉन करंट एसेट आपके यहाँ पर आ गए। इन्वेंट्रीज का आपका ये ऑटोमेटिकली आ रहा है उधर से, जो आपने P&L में इन्वेंट्रीज का सब बढ़ा हुआ है वहीं से इन्वेंट्रीज का ऑटोमेटिक आ रहा है। इसे आप रीचेक जरूर कर लीजिएगा सब चीज़ों को। ये ट्रेड रिसीवेबल है, मैंने आपको बताया था कि 6 महीने से पुराने वाले हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। सिक्योर्ड जो गुड है और जो अनसिक्योर्ड है वो भी आपको अलग से दिखाने हैं, और जो डाउटफुल है वो भी अलग से दिखाने हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। ये आ गया हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सबसे पहले तो करंट अकाउंट के आपके सारा बैलेंस यहाँ आ जाएगा बैंक का। अच्छा, आपके 3-4 बैंक अकाउंट है तो ये आपके ऊपर है। आईसीआई ने ऐसा ही फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, इसमें कोई बैंक अकाउंट वगैरह आपको नाम दिखाना है तो आप कर लीजिएगा और रो ऐड करके उसमें बैंक का नेम डाल के और यहाँ सामने दिखा सकते हैं। अच्छा, ये आपका कैश क्रेडिट का बैलेंस आ गया, ये एफडी का बैलेंस आ गया, चेक और कैश इन हैंड का आ गया, टोटल आ जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं, जो सेविंग बैंक का बैलेंस हो गया, वो सब आपको यहाँ नीचे ऐड करके दिखाने हैं, ठीक है। और ये अदर करंट एसेट आपका यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर आपकी जो भी अदर करंट एसेट हो वो ही। इसके अलावा अब आप समझिए कि अगर आपका ओडी का बैलेंस है या सीसी का बैलेंस है तो उसे आप कहाँ पर दिखाएंगे, तो ओडी और सीसी को आप अपने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर दिखाएंगे, ना कि यहाँ पर। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पर दिखाने वाले हैं। ये अगर आपका ओडी या सीसी का है तो क्योंकि आपकी वो सिक्योर्ड बोरिंग्स हो गई तो आप उसे यहाँ पर दिखाएंगे और उसे शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर उसका अमाउंट डाल देंगे, अगर शॉर्ट टाइम के लिए सीसी ओडी होती है जो कि आपकी, ठीक है। तो आप जब ये सब भर लेगी तो आपकी पूरी बैलेंस शीट भर जाएगी और यहाँ बैलेंस आप टैली करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफरेंस दिखा रहा है कि इस वाले अमाउंट और ऊपर वाले में कितना डिफरेंस है, ये भी आपको साइड में बगल में दिखा रहा है। इसके एंड में अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर आपकी फर्म का नेम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी यूड इन प्लेस डेट सब आ जाएगी। यहाँ पर एंटिटी का नेम आ जाएगा यहाँ पर जिसकी आप ये बना रहे हैं, और यहाँ प्रोप्राइटर का या पार्टनर का नाम आ जाएगा और उस पर साइन वगैरह आपकी हो जाएगी जैसे भी है। ये पूरे फॉर्मेट बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और ये पर्सनली मैंने बनाया है और ये वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, उससे ज़्यादा मेहनत लगी है इस एक्सेल फाइल को तैयार करने में। इस एक्सेल फाइल को तैयार करने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा और ये मैंने खुद से पूरी की पूरी एक्सेल फाइल बनाई है। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो कॉपी पेस्ट करके और ज़्यादा जगह नहीं बांटे, अपने काम में ले। किसी को अगर चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे पास भी कुछ व्यूज़ आए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।